10 फरवरी की सुबह एक आदमी सागर पाटिल हॉस्पिटल पहुंचता है। एक इंसान को लेके, उसका सर बुरी तरह कुचला हुआ था और ये जो इंसान का सर कुचला हुआ था इसका नाम है बाबू राव। तो उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचता है और उसको देख के लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट केस है और बुरी तरह एक्सीडेंट से सर कुचल दिया गया है। और जैसे डॉक्टर देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक्सपायर हो चुके हैं, ये इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद में पुलिस, एक्सीडेंट केस था तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को। पुलिस आती है और पास में ही जब तक पुलिस आती है तब तक उसकी बाबूराव की पत्नी विनीता, बेटा तेजस और भाई सागर पाटिल तीनों बैठ के बुरी तरह रो रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे इस परिवार के ऊपर दुखों का कहर टूट पड़ा हो। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। बहुत ही इनकी हालत को देखकर, मानसिक हालत को देखकर पुलिस भी इनसे ज्यादा सवाल नहीं पूछती है और अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं आपके सामने एक और क्राइम स्टोरी लेकर। दोस्तों, पैसे बने थे हमारे समाज में इस्तेमाल करने के लिए, रिश्ते बने थे साथ निभाने के लिए, लेकिन आज की कहानी रिश्तों को शर्मसार कर देगी। एक पिता के दर्द ऐसे दिखाएगी जैसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप सोच नहीं सकते कि एक पिता के ऊपर क्या गुजरी और क्या हुआ उसके साथ। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए। चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी कहानी सुनने को मिलती रहेगी। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और प्लीज पूरा सुनने के बाद में कमेंट जरूर करना कहानी कैसी लगी और आपके ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है। तो तीनों रो रहे थे बहुत जोर जोर से और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। पुलिस पूछताछ करती है, थोड़ी बहुत बेटे से पूछती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। भाई से पूछती है तो भाई बताता है कि मेरे पास में मेरे ये जो है बाबू राव, इनके जो भाई हैं सागर पाटिल, वो बताते हैं कि मेरे पास में मेरे भतीजे का तेजस का फोन आया कि उसको किसी ने फोन करके बताया है कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है और जल्दी पहुंचिए। मैं यहाँ उनके पापा के पास पहुंचा और पापा के पास पहुंचने के बाद में तेजस भी तब तक आ गया था और हम इनको यहाँ लेके आ गए हैं। सब ये कह रहे थे कि पता नहीं, सुबह पत्नी कह रही थी कि सुबह तो निकले थे काम के लिए, अच्छे खासे सब कुछ ठीक था, ये सब कैसे हो गया, एक्सीडेंट कैसे हो गया। सब इसी दुविधा में रो रहे थे, पीट रहे थे। इस बीच में पुलिस अपनी कार्रवाई पे लग चुकी थी। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। जहां पे एक्सीडेंट होता है पुलिस वहां पे जाके देखती है तो वहां पे कार के निशान, टायर के निशान है और हल्के जमीन का दबा होने के, जैसे मिट्टी पैर में रखने से दब जाती है, पैरों के निशान है। और वहां एक आदमी के निशान नहीं, 3-4 आदमियों के निशान है। और आसपास की जो घास है वो भी पूरी तरह से कुचली हुई है। इतना सब कुछ करने के बाद में पुलिस जो पास में ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको कंघलवाती है। जब पुलिस कंघलवाती है तो पुलिस जो देखती है उस सीसीटीवी कैमरे में, वो इंसानियत को शर्मिंदा कर देता है। दोस्तों, पुलिस शाम को 10 फरवरी की रात को, 10 फरवरी 2025 की रात को का पूरी रात का सीसीटीवी पंचायत घर में लगे हुए थे, उनको कंघालना शुरू करती है। रात के लगभग 2 बजे एक आदमी सड़क पे चल रहा है और कुछ देर फिर सड़क के बीच में खड़ा हो जाता है, फिर चलता है, फिर खड़ा हो जाता है। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड था। पास में ही पंचायत घर था, उस पंचायत घर के सीसीटीवी में रिकॉर्ड था। तो बार बार चलता है, रुकता है, चलता है, रुकता है। इसी बीच उसके हाव भाव और उसके पहनावे से देख के लगता है कि ये आदमी और कोई नहीं, बाबू राव है। इसी बीच 2 आदमी आते हैं, उनमें से एक आदमी पकड़ता है और बाबू राव के सर को देके मारना शुरू करता है, लेकिन उनमें चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरा आदमी उसके हाथ पकड़ता है और एक आदमी उसके सर को पकड़ के पास में एक दीवार है उसमें मारना शुरू करता है। और बाबू राव हाथ पैर जोड़ रहा था, बार बार उनको मना कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुकते और बार बार सर पे चोट मारता है, जिस वजह से बाबू राव की वहां पे मौत होती है। लेकिन पुलिस सीसीटीवी कैमरे का दूसरा एंगल भी देखती है। 2 एंगल से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहां पे। तो दूसरी एंगल में वहां से गुजरते हुए कुछ देर पहले बाबू राव के बेटे तेजस और उनके साथ में एक और आदमी होता है, उनका पड़ोसी, उनको गुजरते हुए देखती है। तो जब गुजरते हुए देखती है उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये मर्डर है, कोई एक्सीडेंट नहीं है।
उसके बाद में पुलिस पूछताछ शुरू करती है बाबूराव के बेटे से। बेटा कुछ बताता नहीं है, लेकिन फिर पुलिस बोलती है कि हमको एक सबूत मिला है और सीसीटीवी के बारे में बताती है। तब पुलिस जो बताती वो बताता है कि मैं वहां पे घूमने गया था सुबह के टाइम पे। उस पुलिस को बहकाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद में पुलिस पत्नी को भी उठा लेती है और बेटे को भी उठा लेती है और जो उनके साथ में आदमी था उसको भी उठा लेती है। और इस केस में पुलिस उसी काम को दोहराती है जो वो अपना दोहराया करती है। वो तीनों को अलग अलग कमरे में बिठा के और बोलती है, पुलिस वाले बोलते हैं बेटे को कि तुम्हारी माँ टूट गई है, उसने सब कुछ बता दिया है, अच्छा होगा तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। बाबूराव को बेटे को कहती है कि तुम्हारी माँ टूट गई है, माँ को कहते हैं कि बेटा टूट गया है, और तीसरे शख्स को कहते हैं कि उन दोनों ने सब कुछ बता दिया है और तुम्हें बचने के चांस है, तुम बचना चाहते हो तो सच बताना शुरू करो। उसके बाद में जब ये तीनों सच बताना शुरू करते हैं, तीनों का एक ही सच सामने निकल के आता है और ये सुन के पुलिस वालों के पैरों के जमीन नीचे से जमीन खिसक जाती है। बाबूराव का बेटा बताता है कि मैं बहुत दिन से पिताजी से कह रहा था कि तुम मर जाओ तो अच्छा होगा। तो पुलिस पूछती है कि क्यों तुम ऐसा कह रहे थे, तुम क्यों चाहते थे कि तुम्हारे पिता मर जाएं? तब बाबूराव का बेटा बताता है कि हमारे पिताजी बहुत कर्ज में थे, 50 लाख का कर्ज उन्होंने ले रखा था। बैंक वाले और बाकी जो आसपास के लोग थे जो जिन्होंने कर्ज लिया था वो भी घर पे आके बार बार धमकी देने लगे थे। वैसे हमारा परिवार पूरा बहुत अच्छा है, गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन बैंक वालों का बार बार घर आना हम लोगों को परेशान करने लगा था। इसी बीच माँ के याद आता है, मेरी मम्मी के याद आता है कि मेरे पिताजी की 3 पॉलिसी है। एक पॉलिसी है 1 करोड़ की, उन्होंने निकलवाई है कि बाय द वे अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। दूसरी पॉलिसी कुछ लाख की है और तीसरी पॉलिसी भी कुछ लाख की है। तो मम्मी कहती है कि तुम मर जाओ, बाबूराव की पत्नी कहती है बाबूराव से कि अगर तुम मर जाओ तो हमारे ऊपर जो ये विपदा आई हुई है, हमारे ऊपर जो कर्ज है, हम कर्ज चुका देंगे, बेटा आगे पढ़ाई पूरी कर सकेगा इंजीनियरिंग की, क्योंकि अभी बेटा कुछ पढ़ाई बीच में पढ़ाई छोड़ के जॉब कर रहा था, और घर के हालात भी सुधर जाएंगे। इस बीच जो बेटा बता रहा था कि पापा बार बार गुस्सा तो करते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। तो जब हम उसको लगातार कुछ महीनों से एक ही बात कहते थे, जैसे ही वो घर पे आते थे अपना काम अपनी ड्यूटी करके, तो आते ही सबसे पहले उनको कहते थे कि पिताजी प्लीज कृपया करके आप मर जाओ तो हमारे लिए अच्छा होगा, कम से कम आपकी जिंदगी जाएगी लेकिन हमारी तो जिंदगी बच जाएगी। दोस्तों यहां सोच के देखिए उस पिता के दर्द पे, उस पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसने पाल के अपने बेटे को 23, 24, 25 साल के आसपास का कर दिया है, पत्नी को पूरी जिंदगी संभाला है, हर दुख हर दर्द में उनके साथ खड़ा है, और वो पति अपनी पत्नी से सुनता है, अपने बेटे से सुनता है कि तुम मर जाओ तो हमारे लिए फायदा होगा। पैसे ही सब कुछ आधार नहीं होता, रिश्ते भी होते हैं। जहां लोग अपने परिवार वालों को सोचते हैं कि जरा सा बीमार होते ही कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए तो घर दोबारा चल जाएगा, वहां ये माँ बेटा अपने ठीक ठाक पिता को, कमाने वाले पिता को बार बार एक ही शब्द कह रहे थे घर आते ही, और कुछ महीनों से कह रहे थे कि प्लीज तुम मर जाओ, हमारे लिए बहुत फायदा हो जाएगा। सिर्फ एक चीज के लिए कि उनकी पॉलिसी, जो उन्होंने बीमा पॉलिसी कराई हुई है, वो उनको मिल सके। तो बाबूराव बार बार गुस्सा करते थे, कभी कुछ नहीं बोलते थे। आखिर एक दिन समय आता है, बाबूराव थक हार के अपने काम से वापस आते हैं, और आते ही उनकी पत्नी और उनका बेटा कहता है, पापा आज फिर आ गए, हमने तो सोचा था कि आप रास्ते में कहीं ट्रक एक्सीडेंट में मर जाएंगे, तो इससे अच्छा तो होगा कि तुम मर जाओ, हमारी बात को मान लो। उस दिन बाबूराव कहते हैं कि ठीक है, जब तुम लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं और मेरे मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ठीक है, मैं मर जाऊंगा। तो उसके बाद में बेटा अपने पिता को कार में बिठाता है, एक पड़ोसी को कार में बिठाता है और ले जाके सड़क पे खड़ा कर देता है कि कोई कार या कोई ट्रक या कोई बस आएगी और एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट में ये मारे जाएंगे। बार बार जो सीसीटीवी में दिखाई दिया, बाबूराव इधर उधर टहल रहे थे, बार बार टहलने के बाद में जब कोई कार नहीं आई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तब एकदम से बाबूराव का मन बदला और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। देखिए दोस्तों, एक पिता कह रहा है बेटे से, मैं मरना नहीं चाहता,
मैं और कमा सकता हूं, मैं और आगे बढ़ सकता हूं, मुझे मरना नहीं है। इतनी बात सुनकर जब बाबूराव अपनी बात से पलट जाते हैं और सुसाइड करने के लिए मना करते हैं अपने बेटे से, तो अपनी माँ को फोन लगाता है और माँ को बताता है कि मम्मी पापा मरने से मना कर रहे हैं। अब सोच के देखिए, जब एक पिता के कानों ने ये शब्द सुने होंगे कि मम्मी पापा मरने के लिए मना कर रहे हैं, तो क्या बीती होगी उस इंसान के ऊपर। लेकिन फिर भी वो मना करता है और मम्मी का जो जवाब आता है उसे सुन के बाबूराव के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मम्मी कहती है, बेटा ये अब एक काम करो, ये अपने आप नहीं मरेंगे, तुम्हें ही कुछ करना होगा, तुम्हें ही इनको मारना होगा। एक काम करो, इनकी कहानी खत्म करो, मार दो। दोस्तों, ये कहानी सुनाते हुए भी शरीर में अजीब सी फीलिंग होने लगी है। तो बता दूं मैं आपको कि इतना सुनने के बाद बाबूराव कहते हैं, प्लीज मुझे मत मारो। अपनी पत्नी को भी फोन पे चिल्ला के कहते हैं, प्लीज मत मारो मुझे। लेकिन बेटा कुछ भी नहीं सुनता। वो जो आदमी साथ में था वो हाथ पकड़ता है और बेटा गर्दन पकड़ता है पीछे से आके और जाके दीवार में सर मारता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। जब तक बाबूराव जी वहां पर मर नहीं जाते तब तक बेटा गर्दन को पकड़े रहता है और बार बार दीवार में एक पिता का सर को मारता रहता है। और पिता चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन उसे जरा भी दया नहीं आती। और उसके बाद में वो ले जाके सड़क के बीच में, जब पिता मर जाते हैं, बीच में बॉडी को रख देते हैं और बहुत सारा खून वहां पे फैला देते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि हमने मारा है, ताकि देखने से लगे कि एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। यह सब वाकया एक बेटा पुलिस को बता रहा है। तो दोस्तों, उसके बाद में पुलिस हिरासत में लेती है और न्यायपालिका के अंडर अभी इनका केस चल ही रहा है। इनके ऊपर मर्डर की और किसी को मजबूर कर देने की धारा, बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं। मैं आज भी यही कहूंगा दोस्तों, इंसान के रिश्ते जो होते हैं वो निभाने के लिए होते हैं। पैसा जो होता है वो खर्च करने के लिए होता है। रिश्तों को खर्च मत करो। सीख यही है। आपको भी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बता के जाना कि आपकी क्या राय है इस कहानी के ऊपर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।